अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने शुरू किया था मेंटल हेल्थ नर्सिंग का हिस्ट्री, और इस हिस्ट्री में हमने पढ़ी थी पहली 3 एराज हमने पहली वाली पार्ट में पढ़ी थी। वो थी पहला नंबर पर जो था प्री हिस्टोरिक एरा या बिब्लिकल इसको कहते हैं। दूसरे नंबर पर हमने कहा था ग्रीको रोमन ग्रीक एरा या इसको हम कहते थे क्लासिकल एरा। और तीसरा नंबर पर जो एरा हमने पढ़ा था वो था रोमन एजेस या रोमन एरा। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर डार्क एरा या मिडल एजेस। अब इस मिडल एजेस में क्या हो गया, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का कौन सा कंसेप्ट इस मिडल एजेस में आम हो गया। तो इस मिडल एजेस को हम कहते हैं डार्क एरा। और इसको डार्क एरा इस वजह से हम कहते हैं कि इसमें जो है ना साइंस का जो नॉलेज था वो सप्रेस हो गया था। इस साइंस के नॉलेज को सप्रेस करवाया गया था क्योंकि इस एज में लोग जो थे वो पुराने वाले मेंटेलिटी की तरफ चले गई। पुराने वाले मेंटेलिटी क्या था कि ये जो मेंटल हेल्थ है या मेंटल डिसऑर्डर्स है ये नेचुरल सोर्सेज इसमें कोई मुदाखलत नहीं होता, ये सुपर नेचुरल फोर्सेस की तरफ से आते हैं, इसमें इंसान की कोई मुदाखलत नहीं होती। तो इस वजह से इस एरा को कहते हैं डार्क एरा। और इसमें साइंस का नॉलेज सप्रेस हो गया। किसने सप्रेस करवाया? तो इस एज में क्रिश्चियंस थे। क्या थे? क्रिश्चियन थी, जो रिलीजियस बिलीफ वाले लोग थे। इन लोगों ने सोचा कि अगर हम नेचुरलिटी को या जो नेचुरल थ्योरी है इसको हम बिलीव दे दें तो फिर ये लोग जो है ये हमारे पास नहीं आएगी, क्योंकि रिलीजन जो है ये सुपर नेचुरल है। और ये रिलीजियस लोग या क्रिश्चियन लोग थे इसके साथ तो सुपर नेचुरल रहती थी। तो जो पादरी या जो क्लर्की लोग चर्च में रहती थी उन लोगों को खदशा हो गया कि हमारा जो डोमिनेंसी है इस सोसाइटी में वो डोमिनेंसी इन लोगों में ख़त्म हो जाएगा अगर हम क्या करें, अगर हम सुपर नेचुरलिटी को दोबारा प्रमोट ना करें। तो इस वजह से इन्होंने सुपर नेचुरल थ्योरी को दोबारा प्रमोट किया कि आप में जो मेंटल इलनेसेस होती है इसमें इंसान का कोई मुदाखलत नहीं होता, ये सुपर नेचुरल फोर्सेस की वजह से ये आती है। और जो लोग इनके खिलाफ मतलब जो लोग नेचुरल थ्योरी की हिमायत में उठती थी तो उन लोगों को भी ये लोग क्या करती थी, ये चर्च वाले लोग सप्रेस करवाती थी। तो इसी क्रिश्चियनिटी की वजह से इस एरा को क्रिश्चियन एरा भी कहा जाता है। अब इस एरा में क्या हो गया था, तो मेंटल डिसऑर्डर्स वर प्रेवेलेंट। इस एरा में क्या था, मेंटल डिसऑर्डर इस एरा में प्रेवेलेंट, उसका प्रेवेलेंस ज़्यादा थी। अब इस एरा में क्या था कि मास मैडनेस, ज़्यादातर लोग जो है वो मास मैडनेस की शिकार होते थे। अब मास मैडनेस की शिकार क्यों होती थी, तो क्योंकि ये लोग जो थी क्या थी, ये सप्रेस थी अपनी ज़िंदगी में, या इन लोगों पे जो है ना कहते आई थी, डिजीज़ आई थी या ऑपरेशंस आई थी। क्या थी, जुल्म सितम इन लोगों भी हो गया था, क्योंकि इसमें जो है वो बर्बरियत का ज़माना था यहाँ पे। और जो रोमन एम्पायर ख़त्म हो गया था, जो बारबेरियन इन्वेजन्स इन लोगों पे हो रही थी या माइग्रेशन ये लोग ज़्यादातर कर रही थी रोमन एम्पायर के ख़त्म होने की वजह से। तो इस वजह से जो है ना इन लोगों में मेंटल सप्रेशन था और ये लोग जो है ना ज़्यादातर फिर मास मैडनेस की शिकार हो रही थी। अब मास मैडनेस क्या है, तो मास मैडनेस हम हर उस बीमारी को कहते हैं जो ग्रुप ऑफ पीपल को वो क्या करे, वो ग्रुप ऑफ पीपल को जो है ना वो सफ़र करे। तो मास मैडनेस अ ग्रुप ऑफ पीपल शोइंग सेम फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल साइन सिम्टम्स, एक ऐसा बीमारी जो ग्रुप ऑफ पीपल को सफ़र करे और वो ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो क्या करे, सेम फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल साइन सिम्टम्स शो करे, तो उसको हम कहते हैं मास मैडनेस। अब इस मास मैडनेस में जो पहला वाला बीमारी इन लोगों में हार्म हुआ था वो था अनकंट्रोलेबल लाफ्टर का। और अनकंट्रोलेबल लाफ्टर क्या था, वो था इन लोगों में बेखुदी या बेकंट्रोल हंसी इन लोगों में आती थी। और ये बेकंट्रोल हंसी पहले शुरू हुआ था एक स्कूल के बच्चों से, और वो स्कूल के बच्चे फिर अगर जब बाहर गई सोसाइटी में तो सारी सोसाइटी को जो है ना ये बीमारी लग गया कि लोग जो है ना न कंट्रोल करने वाली हंसी में मुब्तला हो गई सारी की सारी सोसाइटी। तो ये था एक मास मैडनेस। और दूसरा जो बीमारी था इन लोगों में आ गया था मास मैडनेस का, वो था टेरेंटिज्म। अब टेरेंटिज्म क्या है, टेरेंटिज्म अनकंट्रोलेबल डांसिंग है। अब इस अनकंट्रोलेबल डांसिंग में क्या होता था, तो ये टेरेंटिज्म के शिकार वो लोग होते थे जिसको ये वेस्टर्न टेरेंटुला एक एनिमल है, इसको ये इसके बाइटिंग की वजह से ये वेस्टर्न टेरेंटुला था। और इस वेस्टर्न टेरेंटुला की बाइटिंग की वजह से जो है ना ये लोग इस डिजीज़ की शिकार होती थी। अब इस डिजीज़ में जो है ना क्या होती थी, ये लोग जो है ना अनकंट्रोलेबली डांसिंग करती थी मुस्तकिल तौर पर बग़ैर किसी अपनी कंट्रोल की। और ये जो वेस्टर्न टेरेंटुला था, इस वेस्टर्न टेरेंटुला को कहते हैं फिर क्या, वोल्फ स्पाइडर भी इसको कहते हैं, WOLF और स्पाइडर, तो इसको कहते हैं वोल्फ स्पाइडर भी इसको कहते हैं। इस वोल्फ स्पाइडर या वेस्टर्न टेरेंटुला की बाइटिंग की वजह से जो है ना ये लोग टेरेंटिज्म की शिकार होती थी, जिसमें ये लोग जो है ना बेकंट्रोल ये लोग क्या करती थी, डांसिंग करती थी। अब ये
लोगों क्यों इस तरह होती थी, क्योंकि एक शख्स को देख के ये लोग सारी इस तरह की वो अपनाती थी, तेवर अपनाती थी, क्योंकि ये लोग जो है मेंटली सप्रेस थी, क्या थे, मेंटली सप्रेस थी, या डिजीज़ और पेमेंट की वजह से ये लोग जो है ना ज़्यादा ख़राब थी। तीसरा जो था इसमें लेसन थेरापी था। लेसन थेरापी में क्या होता था कि ये लोग जो है ना ये अकीदा रखती थी कि हमको बीड़ियों ने अपनी मलकियत में लिया है। पोजीशन एंड पोजीशन बाय ऑल, बिलीव एंड पोजीशन बाय ऑल, पोजीशन मीन मलकियत, कि बीड़ियों ने हमें अपनी मलकियत में लिया है। तो ये लोग जो है ना बीड़ियों की तरह बिहेव करती थी, क्या करती थी, बीड़ियों की तरह या ओल्ड्स की तरह क्या करती थी, बिहेव करती थी ये लोग सारी की सारी। तीसरा जो था वो था प्लेगियो। अब प्लेगियो वबाई मरज है। अब इस प्लेगियो में क्या था, 3 किस्म की प्लेगियो होते थे आजकल जो हम जानते हैं। तो एक है बेबोनिक प्लेगियो, दूसरा है सेप्टिसेमिक प्लेगियो, और तीसरा है निमोनिक प्लेगियो। अब ये लोग जिस प्लेगियो के शिकार होते थे तो वो उस वक्त ये क्लासिफिकेशन नहीं था, ये तो अब है, लेकिन जो प्लेगियो होता था वो था सेप्टिसेमिक प्लेगियो। सेप्टिसेमिक प्लेगियो में क्या होता है, इसमें होता है ब्लड इन्फेक्शन होता है इंसान को, और इस ब्लड इन्फेक्शन की वजह से जो है ना फिर ब्लड क्या होता है, वो क्लाट नहीं होता, नॉट क्लाटिंग द ब्लड। अब ब्लड जब क्लाट नहीं होता तो इस वजह से जो है ना क्या होता है, इन लोगों को ब्रेन डैमेज होते हैं, नर्व्स कमज़ोर हो जाते हैं, और बॉडी मूवमेंट इन लोगों में इंक्रीज होते हैं। इसके साथ साथ जो है ना पेट्स भी इंसान पे आते हैं। तो ये इस तरह कंसिडर करवाती थी उस वक्त कि एक शख्स को ये बीमारी लगे तो सारी सोसाइटी को फिर इस तरह की ये पेट्स और बॉडी मूवमेंट और इस तरह की साइन सिम्टम्स फिर क्या होती थी, अपीयर होती थी, या प्लेगियो वाली साइन सिम्टम फिर इन लोगों में अपीयर होती थी। ये थी मास मैडनेस इन लोगों में जो मिडल एजेस में थी या डार्क एरा में थी, और सारी की सारी जो है ना इसको क्या करती थी, इसको बिलीव करती थी कि इसमें हमारा कोई नहीं है, ये जो है ना सुपर नेचुरल फोर्स की तरफ से या अल्लाह की तरफ से ये है। ओके, अब मिडल एजेस में यूरोप में अब इन लोगों की इटियोलॉजी क्या थी, इटियोलॉजी और ट्रीटमेंट क्या थी, ये लोग ट्रीटमेंट क्या देती थी। तो साइंटिफिक अप्रोच इज रेयरली यूज्ड। तो जैसा कि इन लोगों ने सप्रेस किया था साइंस को, तो इस वजह से साइंटिफिक अप्रोचेज नहीं यूज होती थी। रिटर्न बिलीव दैट मेंटल इलनेस वाज ड्यू टू सुपरनेचुरल कॉजेज सच एज सुपरस्टिशन और रिचुअल। और ये लोग वही अकीदा रखती थी कि ये जो मेंटल इलनेसेस होते हैं, ये मेंटल इलनेसेस किस वजह से होते हैं, ये होते हैं सुपरस्टिशन, सुपर नेचुरल फोर्सेस की वजह से। और ये सुपर नेचुरल फोर्सेस जैसे कि सुपरस्टिशन होती है, रिचुअल, सुपरस्टिशन मतलब तोहमत, आप जो है ना बिलीव करते हो डिफरेंट चीज़ों पे और वो वहम की शिकार होते हो अपन लोगों इन चीज़ों में तो होती। और रिचुअल्स की रसूमात, डिफरेंट रसूमात को जो है ना वो इन चीज़ों की काजेज समझती थी। ओके, अब इसकी ट्रीटमेंट ये लोग क्या देते थे इन बीमारियों की, जो मास मैडनेस की शिकार होती थी या दूसरी मेंटल डिसऑर्डर्स की शिकार होती थी। तो ये लोग डायरेक्ट उस शख्स को या मेंटली इल पर्सन को डायरेक्ट जो है ना वो किसके पास लेके जाती थी, क्लर्क के पास या पादरी के पास लेके जाती थी, जो मॉनेस्ट्री में अपने खानकाह में रहती थी। अब वो क्लर्क इसके पास क्या करता था, तो क्लर्क जो है ना उसके लिए दुआ करता था, या उसको होली वाटर या गर्म पानी से, जैसे कि आज भी कुछ दरगाहों में इस तरह के होते हैं, गर्म पानी और ये पत्थर वगैरह उसके थ्रू जो है ना इंसानों को वो करते हैं, या ऑइंटमेंट्स मरहम जो है लगाती थी, या एक्सॉर्सिज्म करती थी। एक्सॉर्सिज्म मतलब हमने पहले भी पढ़ा था कि बॉडी से जो है वो जिन्नात और इस किस्म की वो जो बिलीफ उन लोगों की उस वक्त में होती थी, तो वो क्लर्क या पादरी उनको कहते थे कि ये हम क्या करते हैं, इससे निकालते हैं थ्रू अपनी खुद टेक्निक उनकी होती थी, उसके थ्रू ये उनके बॉडी से जिन्नात या बदरू ये सब कुछ जो है ना वो कहते थे कि हम इससे निकालते। तो ये इन लोगों की ट्रीटमेंट थी। ट्रीटमेंट सैंपल जो है ये लोग सुपर नेचुरलिटी पे बिलीव करते थे, इस वजह से इसका ट्रीटमेंट भी जो था वो सुपर नेचुरल वैसे था। ओके, ये इन लोगों का था। अब मिडिल एजेस में या मिडिल ईस्ट में क्या हो गया था, तो मिडिल ईस्ट में फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल वाज एस्टेब्लिश इन बगदाद इन AD 792 AD। 792 AD में जो है पहला नंबर पर मेंटल हॉस्पिटल वो बगदाद में क्या हो गया, एस्टेब्लिश हो गया। और इसी एरा में कौन आ गया, इसी एरा में आ गया था अविसीना, या इसको आजकल हम कहते हैं इब्न सीना, हमारी जुबान में इसको कहते हैं इब्न सीना या अविसीना। ये 1980 to 1037 AD के दरमियान ये था। अब इसको कहते हैं द प्रिंस ऑफ फिजिशियन, क्योंकि ये था एक माहिर तबीब था, तो इस वजह से इसको कहते हैं फिजिशियन या डॉक्टरों का बादशाह या तबीबों का बादशाह इसको कहते हैं। इसने लिखा था द रोड द कैनन ऑफ मेडिसन, और इनने एक किताब लिखा था, उसका था नाम था कैनन ऑफ मेडिसन।
अब इस इब्न सीना ने क्या काम करवाया था, तो इसके मेंटल हेल्थ में इसका जो अपीयरेंट वर्क था वो ये था कि क्लासिफाइड एंड डिवाइड डिजीजेज एंड देयर काजेज। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने डिजीज़ को क्लासिफिकेशन दी थी, उन डिजीज़ को इन्होंने डिफाइन किया था और साथ में जो है ना उनकी काजेज भी इस इब्न सीना ने बताई थी। अब कौन कौन सी क्लासिफिकेशन इन्होंने की थी, तो क्लासिफिकेशन इन्होंने मेंटल डिसऑर्डर्स को 3 हिस्सों में 3 क्लासेस में क्लासिफाई की थी। पहला नंबर पर था हिस्टीरिया, दूसरा नंबर पर था मैनिक रिएक्शन, तीसरा नंबर पर था मेलानकोलिया। अब ये वाली तीनों वाले हमने जो है ना डिटेल से पहले वाले लेक्चर में, जो फर्स्ट लेक्चर हमारा था उसमें पढ़ी थी। और इसी तरह की क्लासिफिकेशन किसने भी करवाई थी, हाइपोक्रेट्स ने। लेकिन हाइपोक्रेट्स ने हिस्टीरिया की जगह उन्होंने प्रिनाइटिस का या ब्रेन फीवर की बात की थी और इन्होंने हिस्टीरिया की बात की। अब ये वाला हिस्टीरिया का हमने पहले भी पढ़ा था कि ये जो है ना वो कहते हैं क्या होता है, हिस्टीरिया और मैनिक रिएक्शन और साथ में जो है ना मेलानकोलिया, इन तीनों के बारे में हमने बात की थी कि ये हिस्टीरिया होता है मेंटल इंस्टेबिलिटी होता है या एंजाइटी होता है, और इसको हम कहते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर भी इसको कहते हैं, या इंसान जो है ना इसमें अनकंट्रोलेबल स्टेट में जाता है जिसमें जो है ना एक ऐसी हरकत इंसान फिर करते हैं कि वो उसके खुद की कंट्रोल में नहीं होती। दूसरा नंबर पर जो था वो था मैनिक रिएक्शन थी। क्या थी, मैनिक रिएक्शन। तो मैनिक रिएक्शन के बारे में, मीनिया के बारे में भी हमने पढ़ा था कि इंसान जो है ना वो ओवर एनर्जाइज्ड होता है, ओवर इंथुजियास्ट होता है, या जो है ना वो मोर एनर्जेटिक होता है, या इरिटेबल मूडी बिहेवियर वो शो करता है, तो इसको कहते हैं मैनिक रिएक्शन। और तीसरा नंबर पर जो था वो था मेलानकोलिया, या इसको मेजर डिप्रेशन भी हम कहते हैं, जिसमें इंसान की स्पीच की सलाहियत या थॉट्स या जो मोमेंट्स होते हैं वो सब कुछ क्या होते हैं, वो डाउन होते हैं या स्लो होते हैं। तीनों जो हमने डिटेल से पहले पढ़ी थी। अब अहेड ऑफ दिस टाइम ही डिस्क्राइब द सिम्टम्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज एंड सर्टेन ट्यूबरकुलोसिस और कंटीजियस। तो इन्होंने क्या किया था कि पहले नंबर पर तो इन्होंने डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन बयान की थी और साथ में इन्होंने ये जोर दिया था कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है, कंटीजियस बीमारी है, एक से दूसरे को लगती है। अब इसका ये जो कंसेप्ट है कि ट्यूबरकुलोसिस वाज इन कंटीजियस, तो ये कंसेप्ट व्हिच वाज आर्ग्ड बाय यूरोपियन ने इसी कंसेप्ट को लिया और टर्न आउट ही वाज राइट। और इन्होंने ये प्रूव किया कि इब्न सीना ने ये जो बात की थी कि ट्यूबरकुलोसिस वाज कंटीजियस, तो वो क्या था, वो ठीक बात उन्होंने की थी। ये था एविसीना की बात थी, इब्न सीना की ये बातें थी। अब इब्न सीना के बाद हम फिर कहते हैं कंपैरिजन हम करते हैं। कंपैरिजन हम यूरोपियन का जो थ्योरी था अबाउट द मेंटल हेल्थ और साथ में चाइना का जो थ्योरी था अबाउट द मेंटल हेल्थ, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम बयान करते हैं। तो कंपेयरिंग मेंटल हेल्थ इन यूरोप एंड चाइना ओवर टाइम। तो अब यूरोप का क्या कंसेप्ट है इस बारे में और चाइना का, तो यूरोप का जो कंसेप्ट था वो ज़्यादातर मिडिल एजेस में वो किया था, वो सुपर नेचुरलिटी पे बिलीव करती थी। यूरोप वाले लोग किस चीज़ पे बिलीव करते थे, यूरोप वाले लोग सुपर नेचुरलिटी पे बिलीव करते थे कि मेंटल हेल्थ जो है ये ज़्यादातर सुपर नेचुरल होता है, सुपर नेचुरल फोर्सेस की तरफ से। लेकिन चाइना वाली जो थी, चाइना वाली मुकम्मल इसकी क्या थी, इसकी बरक्स थी। चाइना वाले कहते थे कि नहीं, इसमें नेचुरल सुपर नेचुरल फोर्सेस की कोई अमल दखल नहीं होती, ये मेंटल हेल्थ जो है ये हमारी की धरती है, मतलब ये नेचुरल है, ये नेचुरल वैसे या एनवायरनमेंट की वजह से या इंसान को अपने आप की वजह से जो है ना क्या होता है, मेंटली वो है अनहेल्दी या इल होता है। और इस वजह से चाइना ने एक थ्योरी पेश किया था, उसको कहते हैं यूनिवर्सल कॉस्मोलॉजी का थ्योरी, यूनिवर्सल कॉस्मोलॉजी का थ्योरी। अब इस यूनिवर्सल कॉस्मोलॉजी में चाइना ने क्या बात की थी, तो यूनिवर्सल कॉस्मोलॉजी में चाइना का ये जो यूनिवर्सल कॉस्मोलॉजी का थ्योरी था, इसमें उन्होंने बताया था कि हमारे पास यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, यूनिवर्स में ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स दे आर बैलेंस ईच अदर। क्या करते हैं, बैलेंस इसी, मतलब एक फोर्स होता है तो उसके खिलाफ या उसके अगेंस्ट एक और फोर्स होता है जो उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि डे एंड नाइट, तो डे के खिलाफ क्या है, डे के खिलाफ है नाइट है। इस तरह हम कहते हैं मेल, तो मेल के खिलाफ क्या है, बैलेंस करने के लिए फीमेल है। इस तरह हम कहते हैं अर्थ, तो अर्थ को बैलेंस करने के लिए इन्होंने कहा कि क्या है, स्काई है। इस तरह हम मून कहते हैं तो मून के लिए सन है। इस तरह हम कहते हैं कि अर्थ के खिलाफ ये, तो ये डिफरेंट जितने भी फोर्सेस अगर आप सोचिए तो इन्होंने कहा कि इनके खिलाफ क्या है, एक अगेंस्ट फोर्स होता है। अब इन्होंने ये फोर्सेस इन्होंने किसी बयान की थी, तो ये फोर्सेस उन्होंने बयान की थी कि इन दो फोर्सेस को जो एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, इनको इन्होंने नेम दिया था यिन एंड यंग का,
यिन एंड यांग का। अब इनने बयान किया था कि बताया था कि इस कॉस्मोलॉजी थ्योरी में कि ये दो फोर्सेस हमारे साथ होते हैं यूनिवर्स में, एक होता है यिन और दूसरा क्या होता है, यंग होता है। अब यिन फोर्स क्या होता है और यंग फोर्स क्या होता है? तो यिन फोर्स इन्होंने बताया कि यिन फोर्स ये होता है वीक फोर्स होता है, लोअर एस्पेक्ट वाले फोर्स होता है या लोअर रैंक वाले फोर्स होते हैं, लोअर रैंक वाले फोर्स होते हैं। और ये जो यंग फोर्स है ये हायर रैंक वाला है। क्या है? हायर रैंक वाला है। दूसरा इन्होंने बताया कि ये जो यिन फोर्स है ये क्या है, ये मस्कुलिन कैरेक्टर शो करता है, मस्कुलिन या मेलहुड जिसको हम कहते हैं। और ये फेमिनिन कैरेक्टर ये यिन फोर्स जो है ये क्या होता है, ये फीमेल कैरेक्टर या फेमिनिन कैरेक्टर शो करता है, ये फेमिनिन कैरेक्टर शो करता है। और ये जो है ना ये मस्कुलिन कैरेक्टर शो करता है या मेल लाइक कैरेक्टर शो करता है। इसमें मेलहुड होता है यिन फोर्स में, और यंग फोर्स में क्या होता है, इसमें जो है ना फीमेल हुड होता है। इन्होंने कहा कि ये डार्क कैरेक्टर शो करता है ये यिन, और ये जो है ना ये ब्राइट कैरेक्टर शो करता है क्या, यंग जो है। तो मतलब ये कि यंग का जो इन्होंने बताया ये हायर फोर्स था, और यिन का जो उन्होंने बताया ये वो लोअर फोर्स था। इस तरह यिन को इन्होंने बताया कि ये पेसिमिस्टिक होता है, पॉजिटिविटी को शो करता है, पेसिमिस्टिक। और ये क्या होता है, ये ऑप्टिमिस्टिक होता है, सॉरी ये यिन का इन्होंने बताया कि पेसिमिस्टिक होता है, और ये क्या होता है, ये नेगेटिविटी को शो करता है। यिन क्या है, ये कमज़ोर है, तो मतलब ये पेसिमिस्टिक है, ये नेगेटिविटी को शो करता है। और ये जो है ये यंग, ये हायर फोर्स है, तो ये क्या है, पॉजिटिविटी को या ऑप्टिमिस्टिक होता है, ये पॉजिटिविटी को शो करता है। अब इन्होंने बताया कि ये जो फोर्सेस, दो फोर्सेस यूनिवर्स में है, कॉस्मोलॉजी में इन्होंने सिंपली ये बताया कि अगर ये दो फोर्सेस बैलेंस है, एक दूसरे को बैलेंस करता है, तो अगर ये दो फोर्सेस बैलेंस करता है एक दूसरे को, तो इंसान मेंटली क्या होता है, मेंटली हेल्दी होता है। अब अगर इन दो फोर्सों के दरमियान क्या आ गया, इन दो फोर्सों के दरमियान अगर इम्बैलेंस आ गया, तो इंसान फिर क्या होगा, मेंटली इल होगा। ये क्या हो गया, अगर ये बैलेंस था तो मेंटली हेल्दी, अगर इम्बैलेंस इन दो फोर्सेस के दरमियान आ गया तो इन्होंने बताया कि ये पर्सन मेंटली इल होगा या मेंटली अनहेल्दी होगा। अब इन्होंने बताया कि अगर ये दो फोर्सेस इंसान में मेंटली अनहेल्दी, तो फिर इनकी ट्रीटमेंट क्या होगी उस एल पर्सन के लिए, कि हम इन दो फोर्सेस को, ये जो यिन फोर्स है, यंग फोर्स है, इन दो फोर्सेस को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, और इसी बैलेंस की वजह से फिर इंसान जो है मेंटली स्टेबल होता है। ओके, तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए फिर उन्होंने बताया कि बैलेंस दीज फोर्सेस बाय एनवायरनमेंट एंड जेनेटिक, कि ये दोनों फोर्सेस जो है ये किस थ्रू ये जो है ना ये बैलेंस होता है, ये होता है एनवायरनमेंट एंड बैलेंस, एनवायरनमेंट एंड जेनेटिक से, जिसे हम इधर बता रहे कि ड्यूरिंग द सेकंड सेंचुरी चंग चेंग रोट ऑन फिजिकल एंड मेंटल इलनेस बेस्ड ऑन हिज क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। अब ये दो आ गए, एक था चंग था, एक चेंग था। इन्होंने फिजिकल एंड मेंटल इलनेसेस, इन्होंने बताया कि फिजिकल इलनेस मेंटल इलनेसेस भी इन्होंने एक क्या किया, एक बुक लिख दिया ऑन हिज क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, अपनी क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन को मद्देनजर रखकर। ही बिलीव दैट बोथ फिजिकल एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस अफेक्टेड मेंटल हेल्थनेस एंड द ट्रीटमेंट शुड टारगेट बोथ। इन्होंने क्या कहा कि ये जो फिजिकल और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस होते हैं ये अफेक्ट मेंटल हेल्थनेस एंड दे ट्रीटेड शुड टारगेट बोथ। तो इन्होंने कहा कि जो फिजिकल फैक्टर होते हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, ये दोनों क्या करवाता है, ये अफेक्ट करवाता है किसको, मेंटल हेल्थ को, आपकी मेंटल हेल्थ को। तो इन्होंने बताया कि दो किस्म की, उन्होंने बताया कि एक होता है एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट में फिर दो किस्म के होते हैं, फिजिकल होता है, फिजिकल एनवायरमेंट, साथ में होते हैं सोशल एनवायरनमेंट होते हैं। तो फिजिकल एनवायरनमेंट में हम कहते हैं कि फिजिकल एनवायरनमेंट में आते हैं हमारा वर्किंग कंडीशन आता है, हमारा हाउसिंग आता है, जैसे कि हम कहते हैं हमारा रोटी कपड़ा मकान, ये सब किस में आता है, ये फिजिकल कंडीशन में। सोशल कंडीशन में आते हैं हमारा गैदरिंग आता है, किस लोगों से हम उठते बैठते हैं, हमारी रिलेशन किन लोगों के साथ है, हमें सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ये क्या है, ये सारे के सारे ये सोशल एस्पेक्ट है। तो इन्होंने कहा कि ये दोनों एस्पेक्ट को आप क्या करेंगे, आप बैलेंस में रखेंगे, एक पेशेंट को हेल्दी रखने के लिए, एक शख्स को हेल्दी रखने के लिए ये दोनों प्रोसेस क्या होनी चाहिए, ये दोनों बैलेंस होनी चाहिए। एनवायरमेंटल, अगर आप ट्रीटमेंट भी करेंगे तो इन्होंने कहा कि ट्रीटमेंट में आप दोनों को इन्वॉल्व करेंगे, आप उनको सपोर्ट देंगे, आप फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे, लेकिन उसके साथ साथ उसको सोशल सपोर्ट भी देंगे। तो इस वजह से इंसान मेंटली हेल्दी रह सकता है। ये था इनका
theory. During the Chinese Middle Ages, medicine regressed to beliefs that mental illness was caused by supernatural rather than natural process, ghosts and demons. अब इस मिडल एजेस में भी कुछ चाइनीज उठी थी, इन्होंने कहा कि ये जो है ये मेंटल इलनेस सुपर नेचुरल फोर्सेस की वजह से आते हैं, न कि नेचुरल से, लेकिन ये लोग बहुत कम थे और इसका ज़्यादातर कंसेप्ट जो था वो क्या था, वो नेचुरल सोर्सेज पे था। ओके, ये था। अब रिफॉर्मेशन, ट्रीटमेंट, एस्टेब्लिशमेंट, आइसलैंड। अब रिफॉर्मेशन क्या हो गई थी इसके बाद, तो वो थी ट्रीटमेंट एस्टेब्लिशन ऑफ असाइलम्स। अब ट्रीटमेंट क्या थी, इन लोगों ने ट्रीटमेंट क्या वजह की थी, तो प्लेस टू वेयर इन लोगों ने असाइलम्स बनाई थी। क्या बनाई थी, असाइलम, जिसको हम कहते हैं मेंटल हॉस्पिटल, हम इसको कहते हैं हॉस्पिटल, हम इसको कहते हैं। तो असाइलम सिंपली क्या है, प्लेसेस टू वेयर हाउस ट्रबलसम पीपल यूज्ड हार्श टेक्टिक्स टू कंट्रोल अनरूली और एक्साइटेड पेशेंट। तो इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने जो एक्साइटेड पेशेंट इधर होते हैं, उन एक्साइटेड पेशेंट को इन लोगों ने क्या किया था, कंट्रोल करवाया था इन असाइलम्स में। हार्श टेक्टिक्स इन लोगों को देती थी और इनके थ्रू जो है ना क्या करती थी ये लोगों, टू कंट्रोल अनरूली और एक्साइटेड पेशेंट। जो अनरूली एक्साइटेड पेशेंट होती थी वो डायरेक्ट असाइलम्स में जाती थी, ये मेंटल हॉस्पिटल में जाती थी, उधर उन लोगों का रिहाइश होता था और इन लोगों को क्या करती थी, उन लोगों को ट्रीट करती थी उन असाइलम्स में। पहला नंबर पर असाइलम जो बना था वो बेदलम के नाम से बना था, और ये किसने बनाया था, मॉन्स्ट्री ऑफ द सेंट मैरी ऑफ बेथलम इन लंदन, कमीशन बाय किंग हेनरी 8। तो ये बनाया था किंग हेनरी 8 ने, बेथलम लंदन कमीशन ने। ओके, उसमें जो है ना इनने बनाया था, बेथलम के नाम से एक पहला असाइलम बना था। अब इनमें भी ये जो मेंटल इल पेशेंट होते थे, इनकी कंडीशन बहुत डिप्लोरेबल कंडीशन में थी, हालत ज़ार में थी, बहुत ख़राब कंडीशन थी इन लोगों की। अब क्यों ये ख़राब थी, पहले नंबर पर वजह ये था कि ये जो ज़्यादा मेंटली इल पेशेंट होती थी, जो ज़्यादा उसकी जो है ना वो सलाहियत नहीं होती थी बाहर उठने बैठने की, तो इन लोगों को ये जो वायलेंट पेशेंट इनको कहती थी पुट एंड डिस्प्ले, ये लोग इन लोगों को डिस्प्ले पे रखती थी। मतलब ये कि इन्होंने इन असाइलम से या ये मेंटल हॉस्पिटल से इन लोगों ने एक किस्म की म्यूजियम बनाया था, और ये जो पेशेंट होते थे ज़्यादा ख़राब पेशेंट, इन लोगों ये लोग जो है ना डिस्प्ले पे रखती थी, ज़ाहिर जो है ना इन लोगों को रखते थे, बाहर से फिर विजिटर आते थे और इनको एज एन इबरत जो है ना वो इन चीज़ों को क्या करती थी, देखती थी, और इनसे जो है ना वो तो एंजॉयमेंट के लिए वो यूज़ करती थी। दूसरा ये था कि जो हार्मलेस पेशेंट होते थे, मतलब वो किसी को नुकसान पहुंचाने में थोड़ा सी ठीक थी, तो इन लोगों से ये क्या करती थी, पोस्ट बैग इन लोगों से गदागरी करती थी। क्या करती थी, इन लोगों से गदागरी करती थी। तो ये था इनमें जो है ना, ये इनमें बहुत खामी थी। दूसरा ये कि ये इसमें जो मामूली वाली पेशेंट होती थी वो उधर जाती थी और इन लोगों की ये ख़राब कंडीशन को देखती थी, तो और भी क्या होता था, वो और भी बीमार होता था। अब रिसर्जेंस ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इन यूरोप, साइंटिफिक इंक्वायरी यूरोप में किस तरह रिसर्जेंस उसका हो गया, दोबारा आगाज़ हो गया। तो जहान वाइवेर 1515 से लेकर 1588 तक ये था फाउंडर मॉडर्न साइकोपैथोलॉजी। ये जो साइकोपैथोलॉजी है, मॉडर्न साइकोपैथोलॉजी का फाउंडर कौन था, ये जॉन वाइवेर था। फर्स्ट फिजिशियन टू स्पेशलाइज इन मेंटल डिसऑर्डर, ये वो पहला फिजिशियन था जिन्होंने क्या करवाया था, जिन्होंने मेंटल डिसऑर्डर में स्पेशलाइजेशन करवाया। लेकिन क्या हो गया इसके साथ, ये क्योंकि यूरोप में था या मिडल एजेस में था या डार्क एरा में था, तो इनके साथ क्या कम, हिज वर्क वाज कॉन्ड बाय हिज पीयर्स, जो उनके आशना लोग थे उन्होंने इनके काम को क्या करवा दिया, रिजेक्ट करवा दिया। और बैंड बाय द चर्च, और ये चर्च का, जिस तरह मैंने कहा कि जो लोग ये चर्च लोग अपना डोमिनेंस चाहती थी, तो इनके काम को, क्योंकि इन्होंने नेचुरलिटी पे काम किया था, तो इनके काम को 20th सेंचुरी तक इन पे क्या करवाया था, इन पे। तो ये था द एंड ऑफ दिस लेक्चर, और इंशाल्लाह जो है ना इसका छोटा सा पार्ट रह गया, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके पार्ट में जो है ना उसको हम डिस्कस करवाएंगे। थैंक यू।